हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि बीपीएससी मैथिली का पूरा सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे, उस सीरीज में पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है और जो पार्ट 2 है वो वीडियो आज हम लोग देखने वाले हैं। इसमें भी हम लोग का पैटर्न जो होगा वही होगा। हम लोग जो उसमें टॉपिक होगा, टॉपिक उठा के उसको पॉइंट बाय पॉइंट उसका सिलेबस एनालाइज करेंगे। उसके लिए सिनॉप्सिस देखेंगे कि कैसे नोट्स बनाएं, कैसे उसको आगे लेके जाएं। उस सिनॉप्सिस को कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, उससे प्रीवियस ईयर कहाँ किस हद तक सॉल्व हो रहा है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो कल जो है हम लोगों ने जो खंड 1 है सेक्शन 1, इसका जो पहला 4 पार्ट है ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इसमें बच गया था 5वां और 6ठा, मैथिलिक विभिन्न बोली, और 6ठा जो है मानक मैथिलिक भाषा की विशेषता। तो आज हम लोग यही जो लास्ट का 2 बचा है इसको ही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं मैथिलिक विभिन्न बोली। तो मैथिलिक विभिन्न बोली इस तरीके से अगर हम लोग इसको मैप से समझते हैं तो हम लोग बेहतर समझ पाएंगे, और अगर आपको लगे तो इसको एग्ज़ाम में भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि बीच का जो क्षेत्र है सेंटर वाला सर्किल में, वो आपका मानक मैथिली का क्षेत्र है। और मानक मैथिली का क्षेत्र मेनली आपका दरभंगा मधुबनी वो क्षेत्र माना जाता है। अब एक चीज़ हम लोग और जानते हैं कि भाषा या बोली कुछ भी हो, वो अपने आसपास के सराउंडिंग में जो भाषा बोली जा रही है उससे भी प्रभावित होता है। तो ये प्रभाव हम लोग अगर उत्तर दिशा में देखें तो उत्तर में जो है नेपाल है, तो वो नेपाल से थोड़ा बहुत प्रभावित उत्तरी जो मैथिली है वो होती है। वहीं अगर दक्षिण में देखें तो दक्षिण में मगही का क्षेत्र है, उससे प्रभाव दिखता है। वहीं पश्चिमी क्षेत्र में देखते हैं तो पश्चिमी क्षेत्र में आपका भोजपुरी का क्षेत्र है, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट उसका है। और पूरब में देखें तो पूरब में आपका बंगाल है, तो वो वेस्ट बंगाल की भाषा का बंगाली का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। फिर दो जो हम लोग नीचे देख रहे हैं, बज्जिका और अंगिका, तो बज्जिका में आपको दक्षिणी और पश्चिमी दोनों का ही प्रभाव देखने को मिलता है। और इसको नाम जो बज्जिका दिया गया है, वो जो पूर्व में आपका बज्जी क्षेत्र हुआ करता था, वैशाली का रीजन, उसकी वजह से इसका नाम बज्जिका दिया गया है। वहीं हम लोग देखते हैं अंगिका को, तो अंगिका जो है आपका, इसमें आपका मैथिली के साथ साथ मगही और जो बंगाली है, इन 3 भाषाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसको नाम दिया गया है अंगिका। इसको छिका छिकी मैथिली भी बोलते हैं। तो यह डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ये डायग्राम आप एग्जाम में बहुत ही आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। ये एकदम क्लियर पिक्चर दे देगा एग्जामिनर को कि आपको एरिया वाइज जानकारी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसके रिगार्डिंग कि इसको जो क्षेत्रीय विभाजन किया गया है, उनमें 2 भाषाविद हैं, उनका मत है। एक तो ग्रियर्सन जी का मत है, ये जो है 7 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। तो 7 पार्ट में जो पहला है आपका मानक मैथिली, वो दरभंगा मधुबनी के क्षेत्र का। दूसरा है आपका दक्षिणी मैथिली, तो ये समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, इस वाले क्षेत्र में ज़्यादातर उसका क्षेत्र माना जाएगा इसके अंतर्गत में। नेक्स्ट है पूर्वी मैथिली, तो पूर्वी मैथिली में देवघर, साहेबगंज, उसके आसपास का जो एरिया है उस साइड की मैथिली को बोलते हैं। इसको जो ग्रियर्सन जी गवारी भाषा भी बोले हैं, लेकिन गवारी क्या है, वो उसको गवारी बोलना उतना सही नहीं। इसके लिए ग्रियर्सन जी को क्रिटिसाइज भी किया गया था कि ये गवारी नहीं है, ये एक फॉर्मेट है लैंग्वेज का, तो उसको गवारी कहना सही नहीं है। नेक्स्ट डिवीजन है छिका छिकी, ये वही अंगिका वाला क्षेत्र। तो ये जो अंग प्रदेश हुआ करता था, वहाँ से नाम आया है अंगिका। तो ये भागलपुर, मुंगेर, कुछ कुछ पार्ट खगड़िया का, तो वो सारा एरिया इसके अंतर्गत आ जाता है। इवन बेगूसराय का भी एरिया, कुछ एरिया में अंगिका का दिखता है इम्पैक्ट। तो इसको हम लोग छिका छिकी भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं पश्चिमी मैथिली। तो पश्चिमी मैथिली आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एरिया आपका थोड़ा बहुत भोजपुरी वाले जोन से सटा हुआ होगा, वही सारा एरिया इसमें आएगा। तो इसमें मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, वैशाली, ये वाला लैंग्वेज इसमें आता है। और वैशाली वाला जो बज्जी संघ हुआ करता था, उसके आसपास की भाषा को बज्जी का नाम दिया गया है। उत्तरी मैथिली जो है आपको, नेक्स्ट जो है उत्तरी मैथिली है,
तो उत्तरी मैथिली का क्षेत्र जो नेपाल का जो बिल्कुल तराई क्षेत्र है, तो इसमें जो सीतामढ़ी का उत्तरी भाग है, अररिया का उत्तरी भाग है, तो ये सारे एरिया वहाँ पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट डिवीजन है जोल्हा बोली। इसमें क्या है कि मिथिला क्षेत्र में ही जो मुसलमान लोगों की भाषा है उसमें थोड़ा सा अंतर है, तो उसको एक अलग कैटेगराइजेशन में ग्रियर्सन जी ने रखा है। तो ये तो ग्रियर्सन जी का क्लासिफिकेशन हो गया। तो इसको आप इसी तरीके से 7 पार्ट में ध्यान में रखेंगे। इसको क्षेत्र वाइज आप लोग जिला वाइज उसको डाल लेंगे तो उसको आप याद रखने में आसानी होगा। इमेज के साथ अगर इसको डालते हैं तो बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग की गोविंद झा जी। उन वो जो डिवाइड किए हैं मैथिली को, तो वो 3 आधार पे डिवाइड किए हैं। पहला आधार उनका क्षेत्र है, तो क्षेत्र के आधार पे उन्होंने 5 भाग में बांटा है, केंद्रीय, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। अगला जो उनका आधार है विभाजन का वो है शिक्षा, कि शिक्षित वर्ग की भाषा जो है अशिक्षित वर्ग की जो भाषा है वो दोनों में अंतर होता है। नेक्स्ट आधार उनका जाति का आधार, तो ये जाति मेनली जो व्यवसाय आदमी कर रहा है उसके आधार पे डिवीजन किया गया है, कि जो विद्याजीवी हैं जिनका एजुकेशन से संबंध है तो उनकी भाषा अलग होगी, कृषिजीवी वर्ग का भाषा अलग होगा जो कृषि पे अपना जीवन यापन कर रहा है। अगला व्यवसायजीवी जो अपना खुद का बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो उनके लैंग्वेज में अंतर होगा। तो इस आधार पे इसको डिवाइड किया गया है। लेकिन जो मानक है उस 7 भाग में उसको ही मान्य माना गया है, और उसी के अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डिवीज़न हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जिसमें पहला आ जाता है मानक मैथिली। तो मानक मैथिली में हम लोग ये 3-4 पैरामीटर है, इसके हिसाब से एक और जो पार्ट था मानक मैथिलिक विशेषता, तो उसमें भी आप इन चीज़ों को डाल सकते हैं। वो टॉपिक भी इसके साथ में ही कवर हो रहा है। तो मानक मैथिली के अंतर्गत में आपका जो धातु स्वर है वो ह्रस्व रहता है, जैसे चलै छी, जनै छी। संबंध कारक में क का प्रयोग होता है। राम पढ़ाइयक काज करैत अछि। सर्वनाम में हमर, तोहर, अहाँ, अपने, इस टाइप का आप सर्वनाम यूज करते हैं। क्रियापद में देखलहूँ, अच्छी, देखलथी, ये सारी चीज़ें आप इसमें यूज करते हैं। ये आपका मानक मैथिली का हो गया। ये मानक मैथिली क्या है, स्टैंडर्ड है बाकी सारे जो बोली हैं मैथिली के उसको कंपैरिजन करने के लिए। तो ये यही देखेंगे आप, यही आधार लगभग कॉपी होगा सब में, और उसी आधार पे इसको हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से क्षेत्र की कौन सी बोली है वो। तो आधार तो हमारा हम लोगों ने जान लिया कि वो 4 आधार रहेगा। तो दक्षिणी मैथिली में आते हैं, तो यहाँ पे जो धातु स्वर ह्रस्व होता था ये दीर्घ हो जाता था। जो चलै छी था ये चलै छी हो जाता है। जनै छी था आपका मानक मैथिली में वो जानै छी हो जाता है। संबंध कारक में क का प्रयोग होता है मानक मैथिली में, यहाँ पे के का प्रयोग होता है। राम पढ़ाई के काज करैत अछि। सबनाम में वहाँ पे हमने देखा हमर, तोहर, अहाँ, अपने, इस टाइप का। इसमें जो है मोर, तोर, तोहे, आइस, ये सारा चीज़ यूज होता है। क्रियापद में जैसे वहाँ पे देखलहूँ होता है, यहाँ पे देखलूँ, देखलका, देखलत, इस टाइप का कुछ भी आप थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के साथ में इसमें यूज होता है। और जो मानक मैथिली में थिक है वो दक्षिणी मैथिली में छिक की तरह यूज होता है, और जो भेल है उसके लिए हम होल जनरली यूज करते हैं। अच्छी के लिए भी है, तो इसमें थोड़ा सा आपको प्रभाव दिखेगा मगही का। वहाँ अच्छी छी वाला जो वर्ड है वो नहीं होता है, इस चीज़ को हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पूर्वी मैथिली। तो पूर्वी मैथिली में भी जो धातु स्वर है वो दीर्घ ही रहेगा। संबंध कारक में जो है के, क, जितना भी टाइप का है, केर, र, वो सारा कुछ इसमें यूज होता है। तो राम पढ़ाई के काज करैत अछि, राम पढ़ाइयक काज करैत अछि, राम पढ़ाई केर काज करैत अछि, ये सारा इसके अंतर्गत में आ जाएगा। सर्वनाम के तौर पे देखें तो इसमें हमें, हमरे, यहाँ, वहाँ, तोर, तोहर, मोर, हमर, हमरे, ये सारा कुछ इसमें यूज होता है। तो इसका एक निष्ठता थोड़ा सा नहीं देखने को मिलता है। अब क्रियापद में क्या है, क्रियापद में बदलाव आ जाता है कर्ता के अनुसार। जैसे मानक मैथिली में अगर हम लोग बोलते हैं हम तोरा देखलियोक, हम तोरा देखलियोक, तो वो हम लोग पूर्वी में जब बोलेंगे तो वहाँ पे हम में तोरा देख ली, ये चीज़ आ जाएगा। और बाकी जो थिक का छिक, भेल का होल, ये इसमें भी होगा। हाँ, इसमें जो प्रभाव है वो है बांग्ला का। तो वहाँ आपको साफ साफ दिखता है कि ये जो अब शब्द है जो हम लोग यूज करते हैं, अब का पूर्वी मैथिली में इब हो जाता है। ठीक।
ठीक है, आगे आते हैं हम लोग छिका छिकी बोली में। तो इसमें जहाँ हम लोगों ने देखा था कि इसमें दक्षिणी मैथिली और पूर्वी मैथिली दोनों ही भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, और साथ में क्या है, दक्षिणी जो है मगही से प्रभावित है और पूर्वी जो है आपका बांग्ला से प्रभावित है। तो ये प्रभाव यहाँ की भाषा में देखने को मिलता है। और जो अंग प्रदेश है, भागलपुर, मुंगेर और थोड़ा बहुत आपका खगड़िया का बेल्ट, बेगूसराय का एरिया, तो उस क्षेत्र में इसको अंगिका नाम से भी जाना जाता है। तो इसका कुछ विशेष प्रवृत्ति अगर देखेंगे तो इसमें शब्द के अंत में ओ या हो लगाने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जैसे खैवहों, जयवहों, ये प्रवृत्ति है। फिर पदांत में जो है ई लगाने की प्रवृत्ति है, तो देखी, तो ये आपकी विशेषता छिका छिकी बोली की है। इसी 4 पॉइंट को जब आप आंसर में लिखेंगे तो आप इसको ये चारों पॉइंट के बेसिस पे आगे उसको लिख सकते हैं। वहीं हम लोग आ जाते हैं पश्चिमी बोली वाला। तो पश्चिमी बोली वाला क्षेत्र हम लोगों ने देखा था कि मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, वैशाली, वो वाला क्षेत्र जो है वहाँ पे पश्चिमी बोली, पश्चिमी मैथिली जो है उसका प्रयोग होता है। जो वैशाली वाला रीजन है वहाँ पे इसको मैंने बताया था, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बज्जिका। इसका एक विशेषता अगर देखा जाए तो यहाँ जो है स्वराघात जो है पीछे खसक जाता है, स्वराघात पाछा खसक जाए। जैसे मानक में देखैब होता है तो पश्चिमी में दैखब होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अंतर इसमें वही होता है, स्वराघात के आगे पीछे थोड़ा बदलता है। आगे नेक्स्ट आते हैं उत्तरी बोली में। तो उत्तरी बोली आपका नेपाल का तराई क्षेत्र, जो भी नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है, तराई वाला एरिया, वहाँ पे इस भाषा का हम लोग को देखने का ज़्यादा मिलता है। और ये वाला ज़्यादा नेपाल के क्षेत्र में ये ज़्यादा है। तो इसका एक हम लोग एक सैंपल देखते हैं कि किस तरीके से बोला जाता है। तो इसका एक संवाद के तौर पे ये बोला गया है कि गिरी पर्वत स नामहल कोशिला माता। मतलब तो आप सभी मैथिली वर्ग के आदमी हैं, इसको समझ रहे हैं कि पहाड़ से जो है कोसी माता नीचे आई। अगला जो है आपका जोल्हा बोली। इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया कि जो मिथिला क्षेत्र में मुसलमान सबकी बोली है उनमें थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि उनमें उर्दू, अरबी, फारसी, इन सब चीज़ों का, इन सब भाषाओं का थोड़ा बहुत प्रभाव है। अगर इसको एक संवाद के तौर पे देखते हैं तो दर्जी अगर है, जनरली अगर मुस्लिम वर्ग से हैं, तो वो कैसे बोलता है कि कुर्ता सियावे छ हाली से नाव। तो ये जो है थोड़ा सा अंतर होता है जो मानक मैथिली है उनसे, और वही जो है उर्दू फारसी का थोड़ा सा ज़्यादा प्रभाव देखने को इस पर मिलता है। ये आपका क्षेत्रीय विभाजन हो गया, और उसके अंदर में जो जो बातें हैं वो। इसके रिगार्डिंग एक और टॉपिक है कि भाषा और बोली। भाषा और बोली क्या है, भाषा जो है आपका एक बड़ा एरिया है, पूरा क्षेत्र के हिसाब से डिफाइन होता है। बोली जो है उसी के अंतर्गत में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन के साथ में बहुत सारा बोली वहाँ पे रह सकता है। तो इसमें अगर अंतर पूछा जाता है कई बार, तो इसमें आप 3-4 आधार है उसके बेसिस पे इसको डिस्कस कर सकते हैं। जैसे क्षेत्र के आधार पे कि भाषा का क्षेत्र जो होगा वो बोली से कंपेरेटिवली बड़ा होगा। और क्या है कि एक भाषा का जो क्षेत्र है उस भाषा क्षेत्र में बहुत सारा डिफरेंट अलग अलग बोली हो सकता है। जैसे मैथिली में हम लोगों ने देखा पूर्वी, पश्चिमी, मानक, डिफरेंट टाइप की बोली हैं। लेकिन जो एक बोली का क्षेत्र है उसमें एक ही भाषा होगा, ऐसा नहीं कि उसमें और कोई भाषा का मिक्सचर आके चला है। तो एक ही भाषा के अंतर्गत वो चीज़ आता है। फिर आ जाते हैं प्रयोग के तौर पे। तो जो भाषा है उसका प्रयोग जो है आपका साहित्य में, जो साहित्य रचना होगी उसमें करते हैं। शासन पद्धति, उसमें अगर कोई ऑर्डर जारी करना है तो वहाँ पे शासन में प्रयोग होगा। बोली का वहीं अगर देखें प्रयोग, तो वो जो आम आदमी है उसके जीवन के लिए है, वो आपस में बोलचाल के लिए है, ठीक है। व्याकरण निष्ठता देखें तो वो भाषा में होगा, जबकि जो बोली होगा वो व्याकरण के नियम से बंधा हुआ नहीं रहता है, स्वच्छंद होता है, वो अपने हिसाब से चलता है। धीरे धीरे वो पूरा समृद्ध जब होता है तो भाषा का रूप धारण करता है। उसका भी कारण हम लोग देखेंगे कैसे कैसे किस किस कारण से होता है। फिर दिशा में अगर देखें तो जो भाषा है वो सरलता की ओर बढ़ता रहता है धीरे धीरे। जैसे संस्कृत का देखें तो जितना भी उसका तत्सम वर्ड है सब अभी तद्भव रूप में धीरे धीरे बदल के आ गया है, तो वो भाषा ऑटोमेटिकली वो सरलता की दिशा में अग्रसर रहेगा। वहीं बोली की बात की जाए तो बोली जो है
भाषा बनने की दिशा में अग्रसर रहता है, वो बनने के लिए आगे बढ़ता रहता है कि अगर पूरा क्षेत्र हो जाए, वहाँ का व्याकरण उस बोली का बनने लग जाए, वहाँ साहित्य रचना हो जाए, तो वो एक भाषा के रूप में स्थापित होना शुरू हो जाता है। तो अगला पॉइंट है आपका कि बोली से भाषा बनवाक कारण। तो इसमें अलग अलग कारण है, जैसे प्राकृतिक कारण। पहला जो है आपका प्राकृतिक कारण, जैसे मान लीजिए जो बोली से भाषा बनता है, तो ये कैसे बनता है, ये इसका मुख्य आधार है संपर्क। तो संपर्क अगर जहाँ पे जितना इजी रहेगा लोगों के बीच में, वहाँ पे बोली से भाषा में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो उतना ही आसानी से होगा, उतना ही जल्दी होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए कि अगर मैदानी क्षेत्र में कोई बोली है तो वो उसका ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो भाषा के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। वहीं अगर पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत जंगल है, या नदी नाला उस चीज़ से डिवाइड है, पहाड़ पर्वत आ गया, तो ये सारे बैरियर के तौर पे काम करते हैं बोली के लिए भी। वो आगे उससे ज़्यादा बोली का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, उससे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है, तो इस वजह से उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी होने के चांसेस कम है। अगर इसका एक अच्छा उदाहरण आपको देखना है तो आप देख लीजिए नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में हर ट्राइब का अपना एक अलग बोली है, अपने हिसाब से वो चल रहा है, एक दूसरे से कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ है, कोई एक स्ट्रॉन्ग भाषा के तौर पे खड़ा होकर नहीं आ पाया है असमीज के अलावा। दूसरा देखते हैं सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण में भी हम लोग मेन जो आधार है संपर्क ही है। जैसे जो भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, शादी विवाह, आपका फेस्टिवल हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इससे ये कारण है आपका संपर्क का। एक बोली का आदमी दूसरे बोली के आदमी से बातचीत करता है, तो इससे जो है भाषा का भी, बोली का भी आदान प्रदान आपस में होता है। तो इससे जो है भाषा और बोली समृद्ध होती जाती है। बोली जो है समृद्ध होकर भाषा का रूप लेने की ओर बढ़ती है। अब देखते हैं हम लोग धार्मिक कारण में। तो धार्मिक कारण क्या है कि अगर किसी लैंग्वेज को अगर धर्म में उसको प्रयोग में किया जाता है, तब उस भाषा का, उस बोली का प्रयोग जो है बढ़ता है, और ये प्रयोग जो बढ़ता है उससे भाषा की दिशा में उसका कदम बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें संस्कृत का, तो संस्कृत को अभी तक हम लोग पूजा पाठ में काम कर रहे हैं। जितना भी वेद पुराण सब कुछ जो भी लिखा गया है वो सारा संस्कृत में लिखा गया है। तो ये एक कारण है भाषा स्थापित हो पाया। जो बोली थी, जो प्रारंभ में स्टार्ट हुआ था मुख्य भाषा संस्कृत के तौर पे, वो इस तरीके से इस्टेब्लिश हो पाया एज ए लैंग्वेज। वहीं बात की जाए उर्दू फारसी की, तो वो भी जो है वहाँ पे धर्म में प्रयोग हो रहा है, उसके हिसाब से कुरान शरीफ और बाकी जो चीज़ें लिखी गई हैं उसके हिसाब से इस्टेब्लिश हुआ है। नेक्स्ट क्या है, साहित्यिक कारण। तो अगर किसी बोली या भाषा में जो है साहित्य रचना होती है, तब उसको और समृद्धि मिलती है, वो इस्टेब्लिश होता है। जैसे विद्यापति जी का उदाहरण लेते हैं हम लोग। विद्यापति जी ने मैथिली में रचना की, तब जो है धीरे धीरे मैथिली भाषा के रूप में स्थापित हो सका। वहीं तुलसीदास जी की बात करें तो वो अवधि को स्थापित करने में सफल रहे। नेक्स्ट जो पांचवा कारण है, राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण ये है कि अगर मान लीजिए राजकीय संरक्षण किसी बोली को मिलता है, तब उसका ग्रोथ ज़्यादा होता है। जैसे जो हमारा पीरियड रहा खंडेलवाल वंश, महेश ठाकुर, इन सब का जो वंश रहा, वो निवार वंश, तो ये सारी जो डायनेस्टी मिथिला एरिया में रही, उसमें मिथिला में मैथिली को संरक्षण मिला, जिससे कि भाषा का विकास हुआ। वहीं अगर मुगल काल में देखें तो उस समय पे उर्दू का विकास हुआ, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण उसको प्राप्त था। नेक्स्ट कारण के तौर पे देख लें आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में भी क्या है, वही इंटरेक्शन वाली बात है कि अगर समाज में इंटरेक्शन आर्थिक वजह से भी होता है, आप कुछ खरीदने जाते हैं तो वो एक आर्थिक कारण हो गया। इससे क्या है कि दो व्यक्ति के बीच में संवाद स्थापित होगा, दोनों की बोली और भाषा का आदान प्रदान होगा, जिससे कि कोई एक स्पेसिफिक बोली जो है भाषा की दिशा में बढ़ेगी। फिर नेक्स्ट क्या है, वैज्ञानिक कारण, कि जो अभी प्रयोग हो रहा है कंप्यूटर युग में, उसका डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो वो भी भाषा के विकास में, बोली के विकास में सहायक है, बोली को भाषा में कन्वर्ट करने में, बदलने में सहायक होता है। तो ये आपका कारण हो गया। इसके अंदर का पूरा डिस्कशन मैंने आपको बता दिया है। तो ये आप खाली सब हेडिंग जो है अगर ध्यान में रखेंगे, उसके अंदर में क्या क्या एग्जाम्पल है, क्या क्या पॉइंट है, उसको अगर आप लोग साथ में नोट्स बना के रख लेते हैं,
तो ये आपका बिल्कुल फुल प्रूफ हो जाता है। आपको इसके आगे पूरा नोट्स दोबारा से खोल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यही है आपका सिनॉप्सिस बनाने का तरीका कि आप बिल्कुल शॉर्ट में सब कुछ क्रिप्स तरीके से बनाएं और उसको रिवाइज बहुत ईजिली कर सकें। एग्ज़ाम के टाइम पे जब आप जा रहे हैं तो आपका नोट्स नहीं, ये क्रिप्स जो आप बना रहे हैं, शॉर्ट नोट्स, अपना सिनॉप्सिस, वो आपके हाथ में होना चाहिए रिवीजन के लिए। तो इससे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। जो 66वीं में क्वेश्चन पूछा गया था कि मैथिलिक विभिन्न बोलिक विभाजनक प्रसंग ग्रियर्सन एवं पंडित गोविंद झाक विचारक समीक्षा करूं। तो वो दोनों पार्ट हम लोगों ने देख लिया कि ग्रियर्सन जी ने कैसे 7 भाग में डिवाइड किया है, गोविंद झा जी किस तरीके से उसको डिवाइड करते हैं, क्षेत्र के आधार पे, शिक्षा के आधार पे, जाति के आधार पे। तो वही चीज़ आपको लिख के देना है और इसके अंदर में जो थोड़ा बहुत डिटेल आपको देना पड़ेगा कि जो 7 पार्ट है उसमें क्या क्या विशेषता है, उसको आप लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, कोनो बोली के भाषा स्वरूप लेवा में कारक तत्वक विचार करूँ। तो जो हम लोगों ने अभी कारण देखा कि बोली से भाषा बनने का कारक, तो वही कारण आपको यहाँ पे लिखना है सारा, उसी को आप डिटेल्ड फॉर्मेट में लेके आएंगे। नेक्स्ट क्या है, मैथिली भाषा विभिन्न बोली से परिचित कराऊँ। तो जो आपका 7 डिफरेंट बोली है उसका आप क्षेत्र बताएंगे, उसके अंदर की विशेषता बताएंगे, किससे प्रभावित हुआ है वो चीज़ बताएंगे। तो यही चीज़ आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाषा बोलीक अंतर स्पष्ट करैत मैथिलीक कोनो 3टा बोलीक परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत करूँ। तो आप अंतर वाला पार्ट भी हो गया, भाषा और बोली में जो अंतर है क्षेत्र के हिसाब से, व्याकरण के हिसाब से, प्रयोग के हिसाब से, किस दिशा में अग्रसर है उसके आधार पे। और भी पॉइंट हो सकते हैं, इसमें कुछ वैसी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा आपको 3 कोई स्पेसिफिक नहीं किया गया है, कोई सा भी जो 3 जिसमें आपके पास कंटेंट ज़्यादा है उसको चूज करें, ताकि आप मैक्सिमम बात वहाँ पे लिख सकें, दिखा सकें कि आपको जानकारी उसकी थी। आगे आते हैं, आगे वही चीज़ रिपीट हुआ है 47वीं में, मैथिलिक विभिन्न बोली से परिचित कराओ। अगला क्या है, नवीन मैथिलिक उपभाषाक सबक परिचय दैत वही में आयल भेद के सोदाहरण स्पष्ट करूं। तो वही जो सारा पार्ट है, आप सोदाहरण वहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है सब कुछ का। 53वीं से 55वीं में फिर वही जो पास्ट का क्वेश्चन था वही रिपीट हुआ था। कोनो बोली कोनो भाषाक स्वरूप धारण करैत अछि, विविध कारणक उल्लेख करूँ। बोली से भाषा बनबाक कारण पर विचार करूँ। भाषा बोली में अंतर स्पष्ट करैत मैथिली बोली सबक परिचय दिए। मैथिलिक विभिन्न बोली से परिचित कराऊँ। तो ये सारा आपका यही 3-4 जो वेरिएशन है उसी पे सारा कुछ कंप्लीट हो गया। तो इस सिनॉप्सिस में ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो मैथिली की मानक भाषा, तो मानक मैथिली से की तात्पर्य मैथिली भाषा में एक रूपता अनबाक श्रेय की मानक मैथिली भाषा के अच्छी समीक्षा करो। तो किस प्रकार से मैथिली का जो मानक मैथिली है बाकी पे कैसे प्रभाव पड़ा है, कैसे वहीं से जो है बाकी सारे जो क्षेत्र वाइज डिवीजन हुआ है कैसे उस चीज़ निकला है, तो उसका प्रभाव क्लियर कट में दिख जाता है। तो वही चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है। मानक भाषा की विशेषता लिखूँ। तो मानक भाषा की विशेषता में आपको वही जो 4-5 पॉइंट था, उसके अलावा भी और भी कुछ पॉइंट है तो उसको भी आप लोग कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट भी क्वेश्चन आपका वही है। तो यही चीज़ें थी। तो इस प्रकार से आपका जो सेक्शन 1 है उसका मैंने पूरा कंप्लीट टॉपिक वाइज आपको सिनॉप्सिस दे दिया है। डिटेल्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग जो है इसी के अंदर में सेकेंड खंड है उसको हम लोग लेके आएंगे। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसका थोड़ा सा मैं अभी काम कर रहा हूँ उस पर, तो उसको भी हम लोग जल्दी ही लेके आएंगे। नेक्स्ट एक चीज़ और जो मुझको बोलना था, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको इसका पीपीटी मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ उसका लिंक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि उसी ग्रुप पे मयंक ने सवाल किया है कि इसको आप लिखेंगे कैसे। हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में अगर लिखें तो उसका कुछ गलत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तो जो लिखना है आपको देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखना है, और जो लिखना है किस तरीके से लिखना है, अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपको आइडिया लगेगा कि आप देवनागरी में लिख रहे हैं, लेकिन जो मैथिली में बोला जाता है उसको आप देवनागरी स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा
इंडिकेटर है कि आपको कैसे लिखना है। जैसे आपको लिखना है कि कुछ भी, अगर मान लीजिए कि भाषा और बोली में अंतर वाला पार्ट आ गया, तो वहाँ पे हम लोग पहला आधार देंगे कि भाषा बोली में अंतर छै जकर निम्नांकित आधार पर मूल्यांकन कैल जा सकैत अछि। तो पहला है क्षेत्र। तो क्षेत्र हम लोग दे के उसका सब हेडिंग बन गया, उसके अंदर में शुरू करेंगे कि भाषा क्षेत्र विस्तृत होइत अछि वही ठाम बोली के क्षेत्र जे छै तुलनात्मक स्तर पर छोट होइत छै। तो इस आधार पे आपको लिखना है। तो लिखने का भी चीज़ हम लोगों ने बता दिया है। मयंक, अगर आपको अगर अभी भी थोड़ा बहुत अगर डाउट हो तो आप ग्रुप पे एज ए क्वेश्चन आप बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका डाउट क्लियर हो। उसके अलावा एक चीज़ और है कि जो मेरा पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको भी, ये सारा पूरा अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर हम लोग एक दिन अपना खुद का लिखा हुआ जो पहले का टेस्ट सीरीज या कुछ है तो उसको मैं कोशिश करूँगा आपके सामने लाने की, कि कैसे लिखना है, या फिर मैं उसको ग्रुप पे ही शेयर कर दूंगा। तो उससे आप लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमारे पास इतना ही है। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।